हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए और इसमें राजनीति विज्ञान का दूसरा अध्याय संघवाद, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 का ये जो दूसरा अध्याय है, एक्चुअल में लेसन 2 है, उसका नाम है संघवाद। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने संघवाद वाले अध्याय को 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संघवाद क्या है। फिर भाग 2 में हम देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत देखेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, हमारी भाषा की नीति क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे हैं तथा भारत की भाषाई विविधता को समझेंगे। भाग 3, हालांकि सत्र 2021 और 22 के लिए ये वाला भाग आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन एक सत्र में यदि कोई पार्ट रिड्यूस कर दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आगे जीवन में कहीं कोई उपयोग नहीं होगा। मतलब हमको ये समझना जरूरी है। हाँ, एग्जामिनेशन की व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग भले इस तीसरे पार्ट को बिल्कुल भी मत देखना, लेकिन यदि आपको भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे कि अब आप आगे पढ़ेंगे तो पिछला अध्याय जो हमने पढ़ा हुआ था सत्ता की साझेदारी, और उसमें हमने सबसे लास्ट में देखा कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, और वह इस सत्र के यानी सत्र 2021-22 के सत्र से रिड्यूस कर दिया गया है वो। लेकिन आज जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसका एक स्वरूप संघवाद के अंतर्गत आता है। यानी हमने जो पिछला पढ़ा था कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, वही संघवाद कहलाता है। आज हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मतलब भले ही सिलेबस रिड्यूस हो गया हो लेकिन कनेक्टिविटी उसकी अगले पार्ट से बनी रहेगी, इसलिए आपको सभी लेसन देखना बहुत जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि आपके एमपी बोर्ड के लिए इस वर्ष जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें से ना आए। मतलब आपको पूरे पार्ट को बहुत बारीकी से समझना है, तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर पाएंगे। और ये प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 32 नंबर के, 32 मार्क्स के। तो आपको किसी भी लेसन के किसी भी पार्ट को स्किप करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए पार्ट 1 संघवाद क्या है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसका परिचय देखेंगे और इसके बाद जानेंगे संघवाद क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय सत्ता की साझेदारी को पढ़ते हुए हमने सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप देखे थे। 4 तरह के फॉर्मेट हमने देखे थे, 4 तरह के रूप देखे थे कि सत्ता की साझेदारी किस तरह से होती है। उसमें से दूसरी साझेदारी में हमने देखा था कि एक ऐसी सरकार होती है जो सामान्य रूप से पूरे देश के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। इसके बाद राज्यों की सरकारें होती हैं जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, और अंत में स्थानीय स्वशासन होता है जिसके अंतर्गत पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का और नगरीय निकायों की व्यवस्था होती है। और सत्ता का जो ये दिख रहा है आपको, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, इसी सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बोलते हैं संघवाद। तो इस तरह से आप लोगों को सामान्य रूप से ये तो समझ में आ गया होगा कि संघवाद क्या है। तो चलिए अब आगे हम थोड़ा सा श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण, चूंकि हम उससे भिज्ञ हैं, क्योंकि हम पिछले अध्याय में हम उसको पढ़ते आए हैं, इसलिए हम उसके उदाहरणों से इस पाठ को उठाएंगे और फिर भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आप तैयार? यस, चलिए हम शुरू करते हैं संघवाद अध्याय को नए सिरे से। बेल्जियम और श्रीलंका का जो उदाहरण था वो हमने पिछले अध्याय में सत्ता की साझेदारी वाले अध्याय में देखा था। आज अगर हम बेल्जियम की बात करें तो हमने देखा था कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे, बेल्जियम की केंद्रीय सरकार ने जो बदलाव किए थे उसमें क्या किया था कि डच और फ्रेंच भाषी लोग आपस में झगड़ा ना करें और जो वस्तु स्थिति उसको स्वीकार करने की स्थिति में थे वो लोग, और उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, और समझदारी का परिचय देते हुए केंद्र सरकार की शक्तियों में उन्होंने कमी कर ली थी, और अपनी शक्ति में कमी करके ये अधिकार किसको दे दिए थे? ऊपर इन प्रांतीय सरकारों को। ये ऊपर येलो कलर में और ये नीचे फ्लेमिश इलाके में, मतलब वेलोनिया और फ्लेमिश इलाके में उन्होंने मतलब केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का विभाजन कर दिया था। अच्छा,
ऐसा तो है नहीं कि शक्तियों का विभाजन किया था उसके पहले बेल्जियम में प्रांतीय सरकार थी ही नहीं। बिल्कुल, उसके पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें हुआ करती थीं, उनकी अपनी भूमिकाएं थीं, उनके अपने अधिकार थे। किंतु अभी ये जो 1993 के बाद जो अधिकार, जो पावर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए थे, वे केंद्र के द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अधिकार थे। संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए, संविधान में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों को राज्य सरकारों को दिया था। मतलब केंद्र सरकार जब भी चाहती, केंद्र सरकार जब भी ये सोचती कि अब इन अधिकारों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इन अधिकारों को साझा करने की ज़रूरत नहीं है, वह उनको वापस ले सकती थी। और केंद्र सरकार जब अपने अधिकार वापस ले लेती तो फिर रह जाते केवल प्रांत अपने पूर्व अधिकारों के साथ में। लेकिन सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और बदलावों के कारण प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार ने कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए। अब इन अधिकारों के लिए प्रांत केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहा। मतलब अब वह बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनका प्रयोग बगैर केंद्र सरकार की अनुमति या सहमति के कर सकते थे। और इस प्रकार बेल्जियम ने क्या किया, एकात्मक शासन प्रणाली की जगह पर संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, जहां पर केंद्र सरकार अपने रिमोट से राज्यों को चलाए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, बेल्जियम ने एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र सरकार के पास पावर थे, केंद्र सरकार के पास शक्तियां थीं, उन्होंने अपनी शक्ति को राज्यों के साथ में शेयर कर लिया, साझा कर लिया। तो इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह पर संघीय शासन व्यवस्था को अपना लिया। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था थी। मतलब किसी एक ही व्यक्ति की सरकार थी, एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी, और वो किसकी थी, सिंहलियों की। 74% सिंहली आबादी बहुसंख्यक होने का फायदा उठाती और बहुसंख्यकवाद चलाती। जबकि श्रीलंका के तमिल नेता क्या चाहते थे कि एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह पर सच्चे अर्थों में वहां पर लोकतंत्र कायम हो और संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हो। इस तरह से एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था का क्या डिफरेंस है, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया। अब अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, चूंकि बार बार एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, ये बार बार नाम आ रहे हैं, तो संघीय शासन व्यवस्था में होता क्या है और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो सर्वोच्च सत्ता होती है, पावर होती है, पावर यानी हिंदी में सत्ता, और जो सत्ता का सर्वोच्च फॉर्मेट होता है यानी केंद्र सरकार, वह किसके पास होती, केंद्रीय प्राधिकार के पास। यानी जैसे भारत की बात करें तो भारत की सर्वोच्च सत्ता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में निहित है, भारत की संसद में निहित है, और भारत की संसद के प्रति भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से जो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता होती है वह केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों में बांट दी जाती है। विभिन्न अनुषांगिक इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्या होता है कि विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का निर्माण होता है, और फिर न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के मनमानी पर नियंत्रण करती है। तो इस तरह से यह एक संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था हो जाती है, और इसी व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अब हमको ये देखना जरूरी है कि संघीय शासन व्यवस्था चलती कैसी है। तो चलिए हम देखते हैं कि आम तौर पर क्या होता है कि संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, और इसके जिम्मे क्या होता है, इसके जिम्मे होते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय, जो कि देश के सारे नागरिकों के लिए, सारे राज्यों के लिए एक जैसे होते हैं। और फिर राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं, और ये सरकारें जो राज्य की या प्रांत की होती हैं वे दैनंदिन के कामकाज देखती हैं, मतलब अपने डेली रूटीन्स के काम देखती हैं जो देश के अंदर चलाने के लिए। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने परिवार को समझ लीजिए, आपका परिवार है और आपके परिवार का मुखिया कोई होगा, या तो मुखिया आपके पिताजी होंगे, या मुखिया आपकी माताजी होंगी, या भाई या भाभी, कोई भी हो सकता है मुखिया वहाँ पर।
अब वो परिवार का मुखिया हो गया, यानी वो केंद्रीय प्राधिकार हो गया, यानी पूरे परिवार के लिए वह पूरे परिवार के महत्व के जो विषय होते हैं उस पर वो काम करेगा। जैसे सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, सभी परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो जो परिवार के अलग अलग सदस्य हैं उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। जैसे बच्चे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, यानी बच्चों की शिक्षा, यानी बच्चे कौन से राज्य सरकार कहलाए, शिक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार कहलाए। माताजी का या पिताजी का जो घरेलू कामकाज देख रहा है वो माँ भी देख सकती हैं या पिताजी भी देख सकते हैं। तो इस तरह से देश के बारे में भी हम सोच सकते हैं। जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश की मुखिया होती है, और राज्य सरकारें जो होती हैं वह राज्य के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को, राज्य की स्थानीय चीज़ों को, देश की स्थानीय इकाइयों को देखती है और स्थानीय मुद्दों का समाधान करती है। तो इस प्रकार सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। दोनों स्तर की सरकारें, एक हो गई आपकी केंद्र सरकार और दूसरी हो गई आपकी राज्य सरकार। तो इस तरह से दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता के साथ में काम करती हैं। यही कहलाती है संघीय व्यवस्था, जो कि हमारे देश में भी लागू है। अब हमको सबसे पहले एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था जो बार बार बात आ रही है उसको समझ लेते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में तो हमने देख लिया कि केंद्र सरकार होती है और उसके अंतर्गत राज्य सरकारें होती हैं। दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं और इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत देश सुचारू रूप से चलता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर काम करती है, राज्य सरकारें स्थानीय स्तर के मुद्दों पर काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था जिसकी बात हो रही थी श्रीलंका के संदर्भ में, और बेल्जियम ने उस एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह पर संघीय शासन व्यवस्था अपना ली थी। तो दिमाग में ये सवाल आना लाजिमी है कि एकात्मक शासन व्यवस्था आखिर होती क्या है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है संघीय शासन व्यवस्था के जस्ट उलट होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है कि शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अंडर में काम करती हैं, उसके अधीन में काम करती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यदि भारत की केंद्र सरकार रिमोट कंट्रोल से सारे राज्यों को नियंत्रित करने लगे तो यह व्यवस्था कहलाएगी एकात्मक शासन व्यवस्था। और सारे स्टेट या सारे राज्य क्या कहेंगे, जो हुक्म मेरे आका, मतलब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश देती है और उन आदेशों का पालन करना प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में आपको ये समझ में आ गया ना। तो आप उसको ऐसे समझें कि आपके पिताजी यदि तानाशाही रूप से काम करना शुरू कर दें कि मेरा वचन ही शासन, मैं जो कहना चाहूँ वही आपको मानना पड़ेगा, तो वह व्यवस्था कहलाती है एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें उनके अंडर में या उनके अधीन काम करने वाली इकाइयों की बात नहीं सुनी जाती, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। भारत देश में मान लो केंद्र सरकार किसी भी राज्य को स्वतंत्रता ना दे काम करने की, तो यह व्यवस्था हो जाएगी एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था से उल्टी होती संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। वो ये नहीं कह सकती कि आपको यही करना ही होगा। राज्य सरकारों के पास अपनी पावर होती है, अपनी शक्तियां होती हैं और उन पावर्स और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वह केंद्र सरकार पर जवाबदेह नहीं होती, केंद्र सरकार के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और इस तरह से दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें अपने अपने लेवल पर काम करती हैं। दोनों के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार जो है वह राष्ट्रीय महत्व के विषय, यानी कोई विदेशी आक्रमण ना कर दे, विदेशों से हमारे संबंध कैसे हों, इस तरह के मामले जिनका असर पूरे राज्यों पर भी पड़ता हो, उन पर काम करती है। जबकि राज्य सरकारें अपने स्थानीय मुद्दों पर, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान की सरकार राजस्थान के लिए, गुजरात की सरकार गुजरात के लिए, अरुणाचल प्रदेश की सरकार अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करती है। लेकिन अब जैसे अरुणाचल प्रदेश चूंकि चीन की सीमा पर स्थित है और अक्सर आप सुनते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास चीनी सेना ने घुसपैठ की, तो चीनी सेना के अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ वाले मामले पर कौन काम करेगा, केंद्र सरकार काम करेगी, वह निर्णय लेगी। लेकिन
अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसके नागरिकों की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन कैसा हो, इसके लिए राज्य सरकार काम करेगी। तो ये होती है संघीय शासन व्यवस्था और इसमें दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। कैसे? अरुणाचल प्रदेश के उदाहरण में हम देखें कि केंद्र सरकार लोगों के प्रति कैसे जवाबदेह है, विदेशी आक्रमण से हमारे अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के निवासी अल्टीमेटली निवासी तो भारत के ही हैं, भारतीय हैं, तो ये केंद्र सरकार भी उन्हीं लोगों के प्रति जिम्मेदार है और जवाबदेह है। और अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वह भी उन्हीं लोगों के प्रति जवाबदेह होगी कि चलो विदेशी आक्रमण से सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, लेकिन अंदर हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा में रह रहे हैं तो आपकी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, आपको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, संघवाद क्या है। और अगर संघवाद को और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो हमको संघवाद की प्रमुख विशेषताओं को समझना होगा, महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखना होगा। चलिए हम देखते हैं प्रमुख विशेषताओं को। संघवाद के अंतर्गत क्या होता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ये तो आप समझ गए। और इसमें सरकारें दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती हैं। कैसे? इस तरह से, ये जो आपको दिख रही है सामने नक्शे में भारत का नक्शा, ये केंद्र सरकार के रूप में हमने इसको साइन किया हुआ है, सांकेतिक रूप से बताने का प्रयास किया है आपको इस स्क्रीन पर कि ये जो भारत का नक्शा तिरंगे में दिख रहा है ये भारत सरकार है, केंद्रीय सरकार है, ये सरकार का पहला स्तर है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ये देखिए, ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, 28 राज्य हैं भारत के, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और स्थानीय स्वशासन जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या है? ये हो गया केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये हो गई मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और राज्य सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो आप अपने गांव या शहर जहां के भी रहने वाले हो तो आप सोचिए, यदि आप गांव के निवासी हैं तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आप किसी न किसी सरपंच के साथ काम कर रहे होंगे। और यदि आप नगरीय प्रशासन के हैं तो आप या तो नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर या नगर परिषद अध्यक्ष के साथ में काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से सरकार के 3 स्तर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहला स्तर हमको दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार का, दूसरे लेवल पर होती है राज्य सरकार और तीसरे लेवल पर होती हैं स्थानीय स्वशासन। तो ये हो गई पहली विशेषता। अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल की। दूसरे लेवल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारें भले अलग अलग स्तर पे होती हों, केंद्र सरकार अलग स्तर की है, उच्च स्तर की सरकार है, उससे नीचे राज्य स्तर की सरकार है, लेकिन ये सभी सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, एक ही नागरिक समूह के लिए कानून बनाती हैं, एक ही नागरिक समूह से टैक्स वसूलती हैं और उसी नागरिक समूह पर प्रशासन करती हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हम इस तरह से देखें, कर्नाटक से कन्नड़, केरला, मराठी, तमिल, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, तो ये भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्य बने हुए थे। इसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कर्नाटक वाले को हम क्या बोल रहे हैं? कन्नड़। पंजाब में रहने वाले को, ये पंजाब है यहाँ पर, इसको क्या बोल रहे हैं? पंजाबी। तो ये सारे लोग, पंजाब के लोग पंजाबी लोगों पर शासन करते हैं, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के नागरिकों पर शासन होता है, गुजरात में गुजराती नागरिकों पर शासन होता है, महाराष्ट्र में मराठी नागरिकों पर शासन होता है, केरल में केरलाई नागरिकों पर शासन होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने नागरिकों पर शासन करती हैं और उन्हीं नागरिकों को, जिनको हम भारतीय कहते हैं, उन पर केंद्रीय सरकार भी प्रशासन करती है, शासन करती है, उनसे टैक्स वसूलती है। और इसके बाद में फिर जैसे जीएसटी की बात करें, जीएसटी हमसे वसूला जाता है और फिर उस जीएसटी को केंद्र सरकार, जीएसटी की राशि में से केंद्र सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और राज्य सरकार को उसका हिस्सा दे देती है। और उस तरह से फिर दोनों सरकारें हम नागरिकों के ऊपर अपना शासन प्रशासन करती हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो ये हो गया दूसरी विशेषताएं। अब हम तीसरी विशेषता की बात करें कि हमारे दिमाग में सवाल आता होगा कि केंद्र सरकार की काम करने के अपने तरीके हैं, राज्य सरकार के काम करने के अपने तरीके हैं और दोनों के दोनों हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। मतलब भारत के नागरिक हों या मध्य प्रदेश के नागरिक हों, नागरिक तो एक ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि कहीं इनमें लड़ाई तो नहीं हो जाती होगी, कभी इनमें झगड़ा तो नहीं हो जाता होगा, लड़ाई तो नहीं हो जाती होगी कि नहीं एक नागरिक है, इस पर ये वाला कानून लगेगा, तो केंद्र सरकार बोलती नहीं नहीं मेरी बात मानना पड़ेगी, इसमें मेरा कानून लगेगा। तो इसके लिए भी हमारे संविधान ने व्यवस्था की है कि आपस में किसी तरह का कोई टकराव ना हो, कोई झगड़े की स्थिति ना बने। भारतीय संविधान ने विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित कर दिए हैं
और उनको स्पष्ट कर दिया है कि किस विषय पर कौन सी सरकार काम करेगी। यानी संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया है कि सरकारों का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, केंद्र सरकार की लिमिट क्या होगी और राज्य सरकारों की लिमिट क्या होगी। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार ने, यदि किसी नागरिक के ऊपर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है तो केंद्र सरकार ने भी उसी कानून को बनाया है। तो इस स्थिति में संविधान ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उल्लेखित कर दिया है कि केंद्र सरकार किन विषयों पर काम करेगी और राज्य सरकार किन विषयों पर काम करेगी। यह विशेषता एक संघीय सरकार की या संघीय शासन व्यवस्था की होती है। दोनों को अलग अलग विषय सूची पकड़ा दी जाती है कि आप देश की रक्षा का काम करेंगे, केंद्र सरकार रेलवे का काम करेगी, केंद्र सरकार विदेशों से संबंध बनाने का काम करेगी, जबकि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था देखेगी, कृषि व्यवस्था देखेगी। अपनी अपनी राज्य सरकारें अपने अपने देश की कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ये देखेगा, जबकि केंद्र सरकार विदेशिक मामले, सुरक्षा के मामले, रेलवे के मामले, डाक खाने, ये सारी चीज़ें देखेगी। तो ये सारी चीज़ें संविधान में वर्णित हैं, स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, ताकि दोनों में किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। और यही कहलाती है संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता। इस तीसरी विशेषता में अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि संविधान ने किन किन विषयों को किन किन सूची में रखा है। तो इसको आप स्पष्ट रूप से इस तरह देख सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है संविधान के अंतर्गत रक्षा, विदेशी कार्य, वायुमार्ग, करेंसी और सिक्के, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक तार इत्यादि सहित 100 विषयों पर काम कर सकती है। और इसको संघीय सूची में इनका उल्लेख किया गया है कि सूची में, संघीय सूची में। इसके बाद राज्य सरकारों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं कुल 61 विषय, जैसे न्यायालय, पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, बाट एवं नापतोल इत्यादि। ये राज्य सरकारों का विषय है और इसको संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। हो जाता है कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि भाई दोनों सरकारों को मिलकर काम करना है, जैसे देश की जनसंख्या, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है कि देश की जनसंख्या कम हो और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है देश की जनसंख्या कम हो। तो ऐसे मामले जो हैं वे दोनों सरकारों परिधि में आते हैं। जैसे शिक्षा के अंतर्गत हम बात करते हैं, आप देखते होंगे केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार चलाती है, नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार चलाती है, रेलवे विद्यालय राज्य केंद्र सरकार चलाती है। जबकि राज्य सरकारों की बात करें तो आप जिस विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड के, वो विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और इसके अलावा श्रमोदय विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, एकलव्य विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत शिक्षा पर काम करते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत, जिसमें 52 विषय दिए गए हैं। तो इस तरह से ये हो गई तीसरी विशेषता। अब हम आते हैं चौथी विशेषता पे कि संविधान की बात आई। हमने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विषयों का विभाजन संविधान के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता हो जाए या केंद्र सरकार ये चाहे कि नहीं, अब शिक्षा व्यवस्था समवर्ती सूची से हटाकर हम केंद्रीय सूची में लाना चाहते हैं, उसको हम राज्य सरकारों के पास नहीं देना चाहते, तो क्या ये प्रावधानों में किसी भी एक स्तर की सरकार यानी केंद्र सरकार तब्दीली कर सकती है क्या अकेले? बिल्कुल नहीं कर सकती। यदि केंद्र सरकार चाहे कि मेरे को किसी भी राज्य सरकार की राज्य सूची का कोई भी विषय अपने पाले में लेना है तो अकेले नहीं कर सकती। और इसी तरह से राज्य सरकार भी यदि ये चाहे कि भारत का संविधान बदलते हुए मेरे मध्य प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेना चाहती हूँ, राज्य सरकार ये चाहे तो भी नहीं हो सकता। इसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होना चाहिए। मतलब दोनों स्तर की, केंद्र स्तर और राज्य स्तर की सरकारें मिलकर के संविधान में संशोधन करेंगी तो ही ये संशोधन होगा, अन्यथा की स्थिति में संशोधन नहीं हो सकता। ये संघीय शासन व्यवस्था की चौथी विशेषता है, जिसमें दोनों स्तर की सरकारें मिलकर संविधान के मौलिक स्वरूपों में बदलाव कर सकती हैं, बुनियादी बातों में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पांचवी विशेषता की तरफ। अब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार संविधान के अंतर्गत किन्हीं चीज़ों को ये अपने तरीके से व्याख्या कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, संविधान में ये लिखा है, इसका अर्थ ये होता है और मैं ऐसा काम करूंगा।
होता है ना, अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है और कई बार अपनी सुविधा की दृष्टि से सरकारें अपनी सुविधाजनक तरीके से व्याख्या कर लेती हैं। अब ऐसी स्थिति में संविधान की सही व्याख्या कौन करेगा? तो इसके लिए अधिकार दिया गया है अदालतों को। मतलब यदि किसी भी तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच, या केंद्र सरकार और संविधान के बीच में, या राज्य सरकार और संविधान के बीच में, राज्य, केंद्र और संविधान के बीच में किसी भी तरह की कोई अधिकारों की व्याख्या करने की बात आती है, कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो इस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी यहाँ पर जो हमने देखा था कि कार्यपालिका ने जो न्यायपालिका का गठन किया था, उसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह संविधान में दी गए अधिकारों की व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है। 5वीं विशेषता हो गई। अब आते हैं हम 6वीं विशेषता पर। 6वीं विशेषता में टैक्सेशन की बात होती है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के अलग अलग राजस्व के स्रोत होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे जनता से ही टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं। इस समय एक जैसी कर वसूली व्यवस्था वह है जीएसटी। जीएसटी केंद्र सरकार वसूलती है और अपने हिस्से का सीजीएसटी पास में रख लेती है और एसजीएसटी राज्यों को दे देती है। मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट वाली जीएसटी, दोनों की राशियों का बंटवारा हो जाता है। तो ये हो गई 6वीं विशेषता, जिसमें संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत टैक्सेशन का काम भी किया जाता है और उसकी भी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं 7वें बिंदु पर। संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य दोहरे होते हैं। कैसे दोहरे होते हैं? इसके माध्यम से देश की सुरक्षा को, देश की एकता की सुरक्षा करना तो है ही, साथ ही उसे बढ़ावा देना भी है। जैसे भारत के अंतर्गत हम देखते हैं 7वीं विशेषता में, यहाँ पर 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में, और एक संघीय शासन है, एक संघ है यहाँ पर, है ना, एक संघ है और 28 राज्य हैं। लेकिन इस संघ की जिम्मेदारी है उन 28 राज्यों की एकता की सुरक्षा करना, उसको बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। मतलब ये जो 28 राज्य हैं, ये अल्टीमेटली भारत के ही अंग हैं, ये भारत के ही अंतर्गत समाहित हैं। यानी ये राज्य और केंद्र मिलकर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक संघ का निर्माण करते हैं और संपूर्ण क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने इनकी विशेषताओं को देखा और समझा। तो इस प्रकार आप लोगों ने बड़े विस्तार के साथ में ये चीज़ समझ ली कि किस तरह से संघीय शासन व्यवस्था काम करती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इन 7 विशेषताओं में आप लोगों को लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और तीसरे स्तर पर स्थानीय स्वशासन होता है। फिर इन सरकारों के बीच में काम का विभाजन हो जाता है। ये विभाजन कौन करता है? यह विभाजन संविधान करता है। अब यदि संविधान से किसी तरह का कोई टकराव होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस तरह से हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि संघीय शासन व्यवस्था में सभी संस्थाओं को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं और किसी एक संस्था को बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया जाता। यदि कोई एक संस्था पावरफुल बन जाए तो वह संघीय शासन व्यवस्था नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी एकात्मक संघीय शासन व्यवस्था। मतलब संघ तो है, प्रांत तो हैं, राज्य प्रांत सरकारें तो हैं, अदालतें तो हैं, लेकिन वे बिना किसी एक पावर की अनुमति के काम नहीं करती। लेकिन संविधान के द्वारा जब सभी को बराबर पावर दे दिए जाते हैं तो सभी अपनी अपनी इकाइयों में स्वतंत्र काम करने लगते हैं। यही कहलाती संघीय शासन व्यवस्था। अब सवाल ये आता है कि इस विश्व में संघीय शासन व्यवस्था वाले अनेक देश हैं और इन संघीय शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा? मतलब जैसे अमेरिका भी एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, बेल्जियम भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यानी भारत देश भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था और भारत की संघीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? इन चीज़ों को हमको समझना होगा कि आखिर संघीय शासन व्यवस्था किस तरह से काम करती है, इसका स्वरूप कैसा होता है। चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग प्रकार होते हैं। केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा अलग अलग संघीय सरकारों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसा कि यहाँ पीछे हमारा दिया है कि यह इसमें आदर्श संघीय शासन व्यवस्था में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आपसी भरोसा
और दूसरा होता है साथ रहने पर सहमति। बगैर आपसी भरोसे के और बगैर साथ रहने की सहमति के यह संघीय शासन व्यवस्था चलना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ही संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी निर्धारित की जाती है और इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह से हो। चलिए हम इसको देखते हैं। पूरे वैश्विक परिदृश्य में पूरी दुनिया की तरफ हम देखते हैं तो विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच संघीय सरकार में जो सत्ता का बंटवारा होता है वह अलग अलग किस्म का होता है। एक होता है साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। साथ आकर संघ बनाना मतलब हम अलग अलग इकाइयां हैं, अब हम एक साथ आना चाह रहे हैं, इकट्ठे होना चाह रहे हैं, इस तरह से कि ये अलग इकाई है, ये अलग इकाई है, ये अलग हैं, इस तरह से अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन अब हम साथ आकर संघ बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और इस तरह से हम इसको संघ बनाना चाह रहे हैं। ये हो गया साथ आकर संघ बनाना। और दूसरी व्यवस्था होती है साथ लेकर संघ बनाना, मतलब होल्डिंग टुगेदर। जैसे भारत में हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा एक संघ है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग विविधताओं वाले स्टेट्स हैं, तो इसमें हमने क्या किया, सबको एक साथ एक माला में पिरोते हुए इनको साथ ले लिया। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर, मतलब अलग अलग स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर संघ बनाना हो गया साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और साथ लेकर संघ बनाना मतलब हमारे ही भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारे ही देश के अंदर विभिन्न विभिन्न भाषा, संस्कृति इत्यादि के माध्यम से विविधता लिए हुए राज्यों को साथ लेकर एक संघ तैयार करना कहलाता है होल्डिंग टुगेदर। मतलब जो हमारे साथ में है वो हमसे अलग ना हो जाएं, इसलिए हम उनको होल्ड किए रहें, उनको पकड़े रहें, साथ लेकर उनको संघ बना लें। इनको अलग अलग समझते हैं इस तरह से, साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंतर्गत जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित की जाती है। इस तरह से अलग अलग इकाइयां हैं, दो या दो से अधिक। यहां पर आपको बहुत सारी इकाइयां दिख रही हैं, ये यहां पर एक है, ये आपको बहुत सारी इकाइयां सामने आ गई। अब ये बहुत सारी इकाइयों को हमने क्या किया, साथ में लेकर एक संघ बना लिया, एक फेडरेशन बना लिया, कमिंग टुगेदर। ये फिर से देख लीजिए, यहां पर अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां हैं, ये जो आपको दिख रही हैं आसपास इस सर्किल के अंदर, नीले सर्किल के आसपास, ये समझ लो अलग अलग देश हैं। देश इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये देश ए है, ये बी इकाई है, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये तमाम तरह के देश हैं। ये सारे एक साथ आकर एक संघ बनाते हैं, मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को अपने साथ रखते हैं। ये जो देश हैं, ये जो अलग अलग ए बी सी डी ई एफ जी एच आ गए हैं, ये अपनी संप्रभुता को भी, अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन रखते हैं और साथ में एक संघ के अंतर्गत काम भी करते हैं। ये अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं, अपने देश में अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता बनाते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में ये किसी एक बड़े संघ के साथ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, स्विट्जरलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये है, ये स्टार दिए ना, ये अमेरिका के झंडे में ये 50 स्टार है, मतलब अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है। कोई भी राज्य धीरे धीरे करके उनसे अलग भी हो सकता है, और यदि कोई नया राज्य जुड़ जाता है, मान लो 50 के बाद 51वां हो गया, तो यह +1 होगा और एक स्टार यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इन उदाहरणों को देख चुके हैं। अब हम इसी में एक देखते हैं कि जो इस तरह की संघीय शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं, इसमें होता क्या है कि जो इकाइयां अपनी संप्रभुता, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए एक बड़े संघ के साथ जुड़ती हैं, वे अपनी पावर लॉस नहीं होने देती। इस तरह के मुल्कों में क्या होता है, जितने भी प्रांत इनसे जुड़े होते हैं, इनको सबको बराबरी का अधिकार होता है, सब शक्तिशाली होते हैं। बल्कि आंतरिक रूप से यदि हम देखें तो केंद्र इनके आगे कम ताकतवर होता है, केंद्र की ताकत कम होती है। ये राज्य केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मतलब केंद्र सरकार से ज़्यादा शक्तियाँ इन राज्य सरकारों के पास होती हैं। क्यों? क्योंकि अपने शर्तों पर एक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के वे जो 50 राज्य हैं, वे अपने आप में बहुत पावरफुल और स्वतंत्र हैं, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में ये सारे के सारे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साथ लेकर संघ बनाना,
होल्डिंग टुगेदर। यहां पर भारत का नक्शा दिख रहा है आपको, मतलब भारत में साथ लेकर संघ बनाने वाला उदाहरण लागू होता है। बड़े देश, भारत बड़ा देश है, अपनी विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है, राज्य हो गया भारत, ये हो गया केंद्र सरकार भारत। अब इसने क्या किया, अपने ही अंदर बहुत सारे स्टेट्स बना लिए, बहुत सारे राज्य बना लिए अपनी विविधताओं को देखते हुए। जैसे गुजरात की विविधता को देखते हुए गुजरात राष्ट्र बना दिया, राजस्थान की देखते हुए राजस्थान राज्य बना दिया, महाराष्ट्र की विविधताओं पर महाराष्ट्र, कर्नाटक की विविधताओं पर कर्नाटक राज्य बना लिया। इस तरह से क्षेत्रीय विविधताएं, भाषाई विविधताओं, सांस्कृतिक विविधताओं, इन सारी विविधताओं को देखते हुए राज्यों का गठन कर लेते हैं और इसके बाद में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार के बीच में अपने अपने कामों का विभाजन हो जाता है। ये इतने सारे राज्य, ये अगर अलग अलग होते और भारत से जुड़ते तो क्या हो जाता, साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर हो जाता। लेकिन यहां पर क्या, ये अलग अलग नहीं थे, ये भारत का ही हिस्सा थे और इसलिए ये उदाहरण कहलाया होल्डिंग टुगेदर का। मतलब भारत के साथ में ही है, हमने अपनी विविधताओं को देखते हुए इनको अलग अलग राज्य इकाइयों में विभाजित कर दिया गया है और ये हमारे साथ रहते हैं। इसका उदाहरण भारत तो है ही, साथ में बेल्जियम है और स्पेन है। इस व्यवस्था में एक चीज होती है, इस व्यवस्था में केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होती है, उसके पास ज्यादा ताकत होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, बराबरी के अधिकार दिए जाते हैं। किसी राज्य को कम अधिकार, किसी राज्य को ज़्यादा अधिकार, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों में किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा ये जम्मू कश्मीर के मामले में शुरुआत में इसको विशेष अधिकार का दर्जा प्राप्त था। साथ ही हम यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ये 7 राज्य, इनको भी वहाँ की सांस्कृतिक विविधता के आधार पर, वहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए उस प्रांत को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लिया कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, और इन सब चीज़ों को हमने फेडरेशन के अंतर्गत समझा और जाना। तो इस प्रकार संघवाद वाले अध्याय के इस पहले भाग में आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ ली होगी कि संघवाद क्या है और संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर को भी समझा होगा। और अंत में जो हमने देखा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, ये भी समझ लिया। एक बार फिर बता दूं, कमिंग टुगेदर मतलब साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर मतलब राम अलग है, रमेश अलग है, रहीम अलग है, करीम अलग है, और ये चारों दोस्त एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं। उन सभी की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन वे जाने किस नाम से जाएंगे, एक कंपनी के नाम से। साझेदारी हो गई उनकी, सत्ता में उनकी साझेदारी हो गई। जैसे अमेरिका में अलग अलग राज्यों ने अमेरिका के साथ मिलकर एक संघ बना लिया। अब दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर मतलब पकड़े रहना। भारत देश में बहुत सारे वेशभूषा, जाति, रंग, रूप, भाषा, कल्चर, इस तरह को मानने वाले लोग हैं। अब ये लोग भारत से विद्रोह न कर बैठें, भारत से अलग राज्य की डिमांड न कर बैठें, इसलिए अपनी विविधताओं को स्वीकार करते हुए भारत देश ने अपने ही देश के अंतर्गत 28 राज्यों का निर्माण कर दिया। ये बोल दिया कि हाँ, आपकी विविधताएं, आप उन विविधताओं के साथ रहिए, उन भाषाओं के साथ रहिए, लेकिन रहेंगे आप अल्टीमेटली हिंदुस्तानी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमने भाग 1 आज कंप्लीट किया। और एक बात और, आपको मैंने पिछले अध्याय में बोला था कि विकास अध्याय के प्रश्नोत्तर में लेकर आ रहा हूं, तो अब प्रश्नोत्तर मैं किसी भी अध्याय के अभी नहीं लेके आ रहा, क्योंकि नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं आपको पूरी एक PDF कॉपी ब्लूप्रिंट्स की बहुत जल्दी तैयार करके प्रस्तुत करने वाला हूं। तो मैं उस पर काम कर रहा हूं, इसलिए इस समय मेरा पूरा फोकस कोर्स कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ने का है और साथ में परीक्षा के पहले एक आपको बहुमूल्य PDF कॉपी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट देने की योजना है। तो मैं उस पर काम करने के लिए लगा हुआ हूं और आप लोग एक एक चीज को, एक एक कंटेंट को बहुत अच्छे से समझते रहिए। क्यों? 32 नंबर का सवाल है। आप एक एक कंटेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए, आप लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अच्छे अंकों के लिए कोशिश कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।